हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप सब लोग बेहतरीन तरीके से तैयारी कर रहे होंगे और सभी विद्यार्थी बहुत अच्छे से अपनी तैयारी में लगे होंगे। एग्ज़ाम्स आने वाले हैं और कुछ एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, तो इसी पॉजिटिविटी के साथ हम सभी लोग आज क्लास नंबर 29 अटेंड करेंगे और मेरे साथ अंत तक बने रहिए। कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेके आई हूँ और आप उसका आंसर मेरे साथ देने का प्रयास करें। किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो आप ज़रूर से ज़रूर मुझे लिखें। तो चलेंगे अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। द फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म एट द प्रेजेंट टाइम वॉज रिटन बाई। बताइएगा, एक वर्क है द फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म एट द प्रेजेंट टाइम, ये किसके द्वारा लिखा गया वर्क है। ऑप्शंस आर डॉक्टर सैमुअल जॉनसन, एस टी कॉलरिज, मैथ्यू अर्नोल्ड एंड टी एस इलियट। विच वन इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बताइए। डॉक्टर सैमुअल जॉनसन भी क्रिटिक हैं, एस टी कॉलरिज, मैथ्यू अर्नोल्ड और टी एस इलियट। बताइएगा फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म किसने लिखा। आंसर देते रहें। सी ऑप्शन बिल्कुल सही। सी, मैथ्यू अर्नोल्ड इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म बाय मैथ्यू अर्नोल्ड। टाइम देखें, अगर मैथ्यू अर्नोल्ड के लाइफ स्पैन को देखें तो 1822 में इनका जन्म होता है, 1888 में इनकी मृत्यु होती है। ठीक है, तो आपको मिल जाएगा और आप देख पा रहे हैं द फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म ये किस में आया था। तो इसको याद रखिएगा फ्रेंड्स, एसेज इन क्रिटिसिज्म 1865 में आया था, उसी में इसको लाया गया था। ओके, एसेज इन क्रिटिसिज्म एक जो है मैथ्यू अर्नोल्ड का कलेक्शन है, इसमें 1865 में आप ध्यान रखेंगे मैथ्यू अर्नोल्ड ने द फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म एट द प्रेजेंट टाइम पब्लिश करवाया था। तो चलेंगे क्वेश्चन नंबर सेकेंड पर। अर्नोल्ड्स इम्पेडोकल्स ऑन इटना। इम्पेडोकल्स ऑन इटना ये मैथ्यू अर्नोल्ड का क्या है। ऑप्टिमिस्टिक पोयम है, मेलोड्रामेटिक पोयम है, कलरफुल पोयम है या आइडियलिस्टिक पोयम है। बताइएगा। एम्पेडोकल्स ऑन इटना ये कौन सा पोयम है। मेलोड्रामेटिक पोयम। ठीक है, आंसर आप ध्यान रखें, बी ऑप्शन मेलोड्रामेटिक पोयम ये आपका करेक्ट आंसर होगा, सेकंड का बी। अब इसको आप याद रखेंगे, इट इज़ अ ड्रामेटिक पोयम बाय मैथ्यू अर्नोल्ड पब्लिश्ड एनोनिमसली। इसको ध्यान रखिएगा, एनोनिमसली पब्लिश हुआ था। ओके, इट वाज पब्लिश्ड एनोनिमसली। समय ध्यान रखें, इन 1852। अब बताएं कहाँ पर। इन द कलेक्शन इम्पे क्या है, इम्पेडोकल्स ऑन इटना एंड अदर पोएम्स। इसमें 1852 में ये एनोनिमसली पब्लिश हुआ था और आप देख पा रहे हैं कि 1888 में इनकी मृत्यु हुई थी। और एनोनिमसली मतलब आप जानते हैं नाम छिपा कर कोई काम करना। तीन वर्ड होता है ना, सूडोनिम, एनोनिमस और पोस्टथ्यूमस। तो पोस्टथ्यूमस मतलब मरणोपरांत और सूडोनिम मतलब नाम जो है दूसरा चेंज कर लिया जाए, एक अज्यूम नाम कर लिया जाए। और एनोनिमसली मतलब बेनाम, विदाउट एनी नेम। ओके, तो याद रखिएगा 1852 में ये एम्पेडोकल्स ऑन इटना एंड अदर पोएम्स नाम से ये पब्लिश हुआ था। इसके कलेक्शन में एम्पेडोकल्स ऑन इटना ड्रामेटिक पोएम है, याद रखें। आगे बढ़ जाएं, क्वेश्चन नंबर थर्ड। म्यूजिक दैट जेंटिल ऑन द स्पिरिट लाइज देन टायर्ड eyelids upon tired eyes. The above lines occur in the टेनिशंस। टेनिशन के किस रचना में आई है। म्यूजिक दैट जेंटल ऑन द स्पिरिट लाइज देन टायर्ड eyelids upon tired eyes। बताएंगे आप। ऑप्शंस देख लें, टीयर्स, आइडिल, टीयर्स, इन मेमोरियम, मॉड और लोटस ईटर्स। ये चारों रचनाएं किसके द्वारा लिखी गई हैं। तो ये अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन के द्वारा लिखी गई हैं, जिसमें से आपको इन मेमोरियम, मॉड और लोटस ईटर्स एकदम अच्छे से पता है और टीयर्स, आइडिल टीयर्स भी इन्हीं की रचना है। बताएंगे। थर्ड क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी, लोटस ईटर्स। इसका पब्लिकेशन डेट ध्यान रखें, तो आपको याद रखना पड़ेगा
इट इज़ अ ड्रामेटिक मोनोलॉग। ड्रामेटिक मोनोलॉग आप जानते हैं कि इसके जो है ज़्यादा फेमस है रॉबर्ट ब्राउनिंग, और आपको मिल जाएगा टेनीसन के द्वारा लिखा गया ड्रामेटिक मोनोलॉग। यूलिसीज बहुत अच्छा उदाहरण आपको मिल जाएगा। टिथोनस भी ड्रामेटिक मोनोलॉग है, टेनीसन का ही है। और लोटस ईटर्स भी ये ड्रामेटिक मोनोलॉग है। 18, आप इसको डेट याद रखेंगे, 1832 में ये आपको मिल जाएगा। ये आपका आया था 1832 में। और आपको याद रखना पड़ेगा द प्रिंसेस कलेक्शन में आया था 1847 में। ओके, पहली बार 1832 में और दूसरी बार आपको जो है 1832 में आया था। ये अभी बात हो रही है लोटस ईटर्स की, और ये होमर के ओडिसी पर आधारित है या ओडिसी से लिया गया है। यूलिसीज भी आप देखते हैं, उसकी भी कहानी इसी से मिल जाएगी। और टीयर इडल्स टीयर्स की बात करें तो ये द प्रिंसेस अब मिडले 1847 के कलेक्शन में आया था। टीयर्स आइडल टीयर्स, इसकी बात हो रही है 1847 में ये आया था द प्रिंसेस अ मिडले के कलेक्शन में। और लोटस ईटर्स की बात करें तो 1832 में आपने देख लिया। और इन मेमोरियम तो आप जानते हैं 1833 में इनके फ्रेंड की मृत्यु होती है, और 34 से लेकर के 50 तक लिखते हैं, 49 में कंप्लीट कर लेते हैं, 50 में पब्लिश होता है, और इसमें 17 ईयर्स लगे थे। ओके, और इन मेमोरियम का ओरिजिनल टाइटल आप जान लें, इसका भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकता है। इसका ओरिजिनल टाइटल था द वे ऑफ द सोल। ओके, बहुत से फ्रेंड्स बहुत अच्छे से क्लासेस को अटेंड करते हैं तो बहुत अच्छा फील होता है कि एकदम बारीकी से आप लोग अध्ययन कर रहे हैं, जो कि एक विद्यार्थी की बहुत बड़ी विशेषता मानी जाती है कि हर तरीके से आप जो है क्वेश्चन को समझने का प्रयास करते हैं। तो मेरा भी यही प्रयास रहता है कि आपको हर पहलू बताया जाए, और बाकी डिटेल में एक बार अगर आप पढ़ लेते हैं तो दोबारा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं रहती है। यदि आप जल्दी जल्दी के चक्कर में डिटेल में नहीं पढ़ेंगे तो थोड़ा थोड़ा हर बार पढ़ना पड़ेगा, ऐसा मेरा सोचना है। आई होप आप भी यही सोच रहे होंगे। एक बार अगर किसी भी टॉपिक को अच्छे से पढ़ लिया जाए तो हर बार का थोड़ा थोड़ा का ये जो चलता है समस्या वो ख़त्म हो जाती है। तो मॉड भी देख लिया जाए, 1855 में आया था, और टेनीसन ने इसको मोनोड्रामा कहा है। ठीक है, 1855 में मोनोड्रामा मॉड आया था। ठीक ना। तो आई होप क्वेश्चन नंबर 3 का चारों ऑप्शन आपका कंफर्म हुआ होगा। और क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर की अगर हम सभी बात करें तो द लोटस ईटर्स इसका आंसर है। ओके, ये लाइनें यहीं से ली गई हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, विच वर्क ऑफ विलियम फकनर इज ऑल्सो नोन एज अ बॉयज एम्बिशन। बताइएगा, विलियम फकनर का कौन सा वर्क है जिसका दूसरा नाम है अ बॉयज एम्बिशन। ऑप्शंस आपने देख पा रहे हैं, एप्सैलम एंड एप्सैलम, लाइट इन अगस्त, और द साउंड एंड द फरी मॉस्किटोज। ये चारों रचनाएं विलियम फकनर की है। इसके डेट को आप ध्यान रखना चाहेंगे तो मैं बताती चलूँ। देखिएगा, 1936 में एप्सैलम एंड एप्सैलम आया, लाइट इन अगस्त 1932 में आया, और द साउंड एंड द फरी तो वेल नोन है, बार बार क्वेश्चन पूछा गया है, 29 में आया। और मॉस्किटोज की बात करें तो 1927 में आया। ओके, डेट आप देख पा रहे हैं। और एप्सैलम एंड एप्सैलम की बात करें तो 1936 में, यही इसका करेक्ट आंसर है। इसी का सब टाइटल है बॉयज़ एम्बिशन। ओके, तो आपको पता है। और द साउंड एंड द फरी के बारे में एक और फैक्ट है कि ये मैकबेथ से लिया गया है। ओके, आगे बढ़ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 5 पर, आंसर करते रहें आप। इन ग्रीक माइथोलॉजी अफोरडाइट इज द गॉडेस ऑफ। बताइएगा, रोमन गॉडेस और ग्रीक गॉडेस को जरूर से गॉड गॉडेस को पढ़ लीजिएगा, क्वेश्चन बन सकते हैं। ओके, क्योंकि क्वेश्चन का कोई निश्चित आधार नहीं होता कि कौन सा क्वेश्चन किस में पूछा जाए। और हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में तो आप कोई बाउंडेशन ही नहीं लगा सकते कि किस राइटर, किस पोएट या किस जो है टर्म से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ ले। ओके, तो बताइएगा, जैसे आपने देखा था रोमन गॉडेस वीनस है लव की देवी, तो वैसे ही अफोरडाइट ग्रीक माइथोलॉजी में जो है प्रेम के देवता, प्रेम की देवी मानी जाती हैं। ओके, तो आपको मिल गया ऑप्शन नंबर डी। बहुत एकदम आप सभी करेक्ट जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देख लें। अपना क्वेश्चन नंबर 6 है इडिल। इडिल किसकी रचना है आप देख पाते हैं, होमर का इलियड और
ओडिसी, ये दो रचनाएं होमर की है। और इडिल तो एक प्रकार का आप देखते हैं कि ये पैस्टोरल जो है पोयम होता है उसको इडिल कहते हैं। उसकी स्पेलिंग ID, उसके बाद YLL रहती है। लेकिन यहाँ इलियड है जो कि होमर के द्वारा लिखी गई एक इपिक है। ओडिसी भी होमर के द्वारा लिखी गई इपिक है। पैराडाइज लॉस्ट मिल्टन के द्वारा लिखी गई है। वर्जिल के द्वारा एनाइड लिखी गई है। ये सब आपको ध्यान रखना होगा। तो आप बताएंगे इलियड में होमर के द्वारा लिखी गई है कितनी बुक्स हैं। इट इज़ एन इपिक, आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और आपने ध्यान है कि इपिक को जब तक 12 किताबें ना हो तब तक अपनाया नहीं जाता है। लेकिन आपको याद रखना पड़ेगा इसमें 12 किताबें नहीं हैं। ओके, इसमें 10 बुक्स ही हैं। ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इलियड में 10 बुक्स ही हैं। ओके, इसको याद रखना पड़ेगा। इट इज़ एन एंशंट ग्रीक इपिक पोयम इन डैक्टैलिक हेक्सामीटर, याद रखिएगा। ट्रेडिशनली एट्रीब्यूटेड टू होमर, इट हैज़ बीन रिटन इन 10 बुक्स। इतने सारे पॉइंट्स हैं, इसको याद रखेंगे आप कि ये डैक्टैलिक हेक्सामीटर में लिखा गया था। ओके, तो चलिएगा आगे बढ़ जाते हैं। इसका आपने देख लिया कि 10 बुक्स हैं। और वर्जिल के एनाइड की अगर हम सभी बात करें तो उसमें 12 बुक्स हैं, वो भी डैक्टैलिक हेक्सामीटर में लिखा गया है वर्जिल का एनाइड। फिर आप पैराडाइज लोस्ट जानते हैं, पहली बार 10 था, बाद में 1674 में 12 बुक्स किया गया। तो ये सारे फैक्ट्स आपको इम्पोर्टेंट रखने होंगे। भले ही इपिक में 12 किताबें रहती हैं लेकिन इलियड में 10 बुक्स ही हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 देखें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्ले बाय बेन जॉनसन। बेन जॉनसन के बारे में आप सभी जानते हैं, क्लासिकल कॉमेडी को ये इन्होंने आगे बढ़ाया था। इसमें से कौन सी रचना है जो बेन जॉनसन की नहीं है। इनके ह्यूमर की वजह से तो ये फेमस ही हैं, येलो बाइल, ब्लैक बाइल, पेलगम और कॉलर। ठीक है, बताइए। मेलांकली वगैरह है ना, इनका चार ह्यूमर। एवरी मैन इन हिज ह्यूमर, एवरी मैन इन हिज आउट ऑफ ह्यूमर, ये सब इन्हीं की रचनाएं हैं। तो इसमें से कौन सा नहीं है बेन जॉनसन का। आपको ऑप्शन मिल रहा है, आंसर करते जाएं। बहुत फेमस है ये अपने कॉमेडी के लिए, क्लासिकल कॉमेडी विशेष कर इनका है। बताइएगा। पहले तो इनका जो है टाइम अगर आप जानने का प्रयास करें, ठीक है, तो ये एलिजाबेथन और जैकोबियन प्लेराइट थे। बिल्कुल सही, हाँ, डच ऑफ माल्फी, डी ऑप्शन करेक्ट है। ये डच ऑफ माल्फी यदि बेन जॉनसन का नहीं है तो किसका है, बताएंगे। डच ऑफ माल्फी का डेट देख लें तो 1623 में इसको क्या किया गया था, पब्लिश किया गया था। अब यही आप देख पा रहे हैं, जैकोबियन एज चल रहा है, 1625 तक चलता है जैकोबियन एज। जॉन वेबस्टर, बिल्कुल सही, जॉन वेबस्टर इज द राइटर ऑफ दिस। ओके, तो अब जॉन वेबस्टर का भी टाइम देखें तो 1580 से लेकर के 1632 तक इनका समय चलता है, यानी कि ये चार्ल्स फर्स्ट के समय में भी रहे। तो जॉन वेबस्टर का टाइम आपने देखा 1580 से लेकर के 1632 तक। ओके, जॉन वेबस्टर का डच ऑफ माल्फी है 1623 में। और बाकी अल्केमिस्ट देखें तो 1610 में पहली बार परफॉर्म किया गया था बेन जॉनसन के द्वारा। वेलपॉन की बात करते हैं तो 1606 इसका टाइम है। और सिंथियाज रेवेल, या इसका दूसरा टाइटल भी देख लें, एग्जाम में पूछ सकता है, द फाउंटेन ऑफ सेल्फ लव। ठीक है, द फाउंटेन ऑफ सेल्फ लव, ये इसका जो है सब टाइटल है। इसका टाइम 1600 यानी 1600 में इसको परफॉर्म किया गया था। ओके, तो आपको याद रखना पड़ेगा बेन जॉनसन को। आगे बढ़ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 8, द विचेज आर इक्विवोकेटर्स, दिस मीन्स दैट विचेज वर। आपको कुल मिला जुला करके बताना है कि इक्विवेटर्स जो शब्द है, तो जो 3 विचेस की बात हो रही है किस में आती हैं, मैकबेथ में आती हैं। पहली चुड़ैल, दूसरी चुड़ैल, तीसरी चुड़ैल। यहाँ पर कोई नाम नहीं दिया गया है, चुड़ैलों की देवी हिकेट हैं, आप जान पा रहे हैं। ओके, तो तीनों जो चुड़ैलें रहती हैं उनके जो स्टेटमेंट रहते हैं इक्विवोकेटर्स होते हैं। तो व्हाट डू यू मीन बाय दिस वर्ड इक्विवेटर्स, इक्विवोकेटर्स, बताइएगा। पहला ऑप्शन देख लें, फॉल्स इन देयर प्रोफेसीज,
दूसरा एम्बिगुअस इन देयर सेइंग्स, तीसरा एक्सट्रीमली ट्रूथफुल और चौथा वेरी काइंड इन देयर डीलिंग्स। बताइएगा इक्विवोकेटर्स का मीन्स क्या है। ये मैकबेथ में आप देखते हैं। बिल्कुल इसका मतलब होता है, जैसे हम सभी कहते हैं ना पन फिगर ऑफ स्पीच पढ़ते हैं, वैसे एम्बिग्यूटी होता है, एम्बिग्यूअस स्टेटमेंट। इसका मतलब होता है एक शब्द के दो मीनिंग या एक स्टेटमेंट का दो मीनिंग निकले, ठीक है, कहना कुछ समझना कुछ, तो ये आपका एम्बिगुअस इन देयर सेइंग, यानी उनका स्टेटमेंट घुमा फिरा करके बातें होती हैं, वो कहती कुछ है लेकिन उसका मीनिंग बहुत दूसरा होता है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, एम्बिगुअस इन देयर सेइंग्स, ये हो जाएगा। वोकेटर्स इज वन हु स्पीक्स इन डबल मीनिंग द विचेज टेल मैकबेथ थिंग्स दैट सीम फेवरेबल टू हिम बट लीड टू हिज डिसकंसर्न, है ना। आप देख पाते हैं कि जो वो कहती हैं वो कहती तो है मैकबेथ के हक की बातें, लेकिन रियलिटी उसकी कुछ और बाद में देख जो है समझ में आती है। तो ये हो जाएगा एम्बिगुअस मतलब दोहरी मीनिंग। ओके, आगे बढ़ जाएंगे। ये एक्विवोकेटर्स शब्द और एम्बिग्यूटी शब्द, पन शब्द, ये सब एग्जाम में पूछा गया है लिटरेरी टर्म्स में, तो आप इस जो है शब्द को बहुत ध्यान से याद करें। ओके, आगे बढ़ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 9, मैकबेथ इज अ प्ले बाय विलियम शेक्सपियर अबाउट, बताइएगा। मैकबेथ एक जो है ट्रेजेडी है, आप देख पाते हैं कि मैकबेथ है, हेमलेट है। ओके, तो इसको टी.एस. इलियट ने आर्टिस्टिक सक्सेस कहा है ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव के आधार पर, और हेमलेट को फेल्योर बताया है। तो इसमें होमिसाइड का जो है बात हो रहा है कि रेजिसाइड का, कि सोरोरीसाइड का, कि इन्फेंटिसाइड का। ये क्वेश्चन भी आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, क्योंकि आप देखते हैं बहुत सारे एग्जाम्स ऐसे होते हैं लिटरेचर के जहाँ जो है कोई पर्टिकुलरली कोई वर्क ही मेंशन कर देता है। जैसे इस बार के केवीएस में भी देखिए, टीजीटी में आपका 6 से लेकर 10 तक पूरा वर्क मेंशन है, सीबीएसई बोर्ड का, एनसीईआरटी का, और पीजीटी में 11th 12th का। उसी प्रकार से एलटी ग्रेड में भी आप देखते हैं वर्क मेंशन हो जाता है। आरपीएससी में भी देखिए कोई ना कोई पर्टिकुलर पोयम या प्ले मेंशन हो जाता है, बट आपके यूपी टीजीटी पीजीटी में ऐसा नहीं है, तो आपको हर तरीके से पढ़ना होगा। बताइएगा, मैकबेथ में बात होती है, होमिसाइड मतलब होता है मानव जाति की हत्या, रेजिसाइड मतलब होता है राजा की हत्या, सोरोरीसाइड मतलब सिस्टर की हत्या, इन्फेंटिसाइड मतलब नवजात शिशु की हत्या। तो राजा डंकन की हत्या होती है ना, तो राजा डंकन जो है आपके हो जाते हैं राजा डंकन की हत्या, तो रेजिसाइड यानी राजा की हत्या, ठीक ना। जब मैकबेथ को आप बहुत जो है मैकबेथ की बुक बीए फर्स्ट ईयर में हम लोग जब पढ़ते थे, तो जो है ये सिलेबस था, और कैरेक्टर स्केच ऑफ मैकबेथ तो इम्पोर्टेंट था एकदम। लेडी मैकबेथ को फोर्थ विच कहा गया है। तो यहाँ पर आप देखते हैं मैकबेथ का राजा डंकन से क्या संबंध था, तो इसको याद रख लीजिए। जब आप रचना को बहुत बढ़िया से पढ़ेंगे लाइन बाय लाइन, तो एक उसमें से निकल के आएगा मैकबेथ राजा डंकन का कजिन था, ठीक है। बुक आपको मार्केट में मिल जाएगी आसानी से, अगर आप डीपली पढ़ेंगे तो मिलेगा कि कजिन था। ओके, तो आप बढ़ जाएं आगे। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 10 देखें, हु इज़ द रॉयल सेंट वीक इन हिज सेंटलीनेस, बताइए। आपने लास्ट डे पढ़ा था ना कि रॉयल क्रिमिनल किसको कहा गया है, यदि आपने पढ़ा था लास्ट क्लास में, किसी भी क्लास में हो सकता है वो, रॉयल क्रिमिनल किसको कहा गया है बताइएगा। आप पहले इसका आंसर करें, हु इज़ कॉल्ड रॉयल क्रिमिनल, तो फिर आंसर ये भी कर दें रॉयल सेंट किसको कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 10 बताइए, रॉयल सेंट किसको कहा गया है, तो रॉयल सेंट कहा गया है हेनरी सिक्स को, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। जो विद्यार्थी बी कर रहे हैं वे करेक्ट हैं, ऑप्शन नंबर बी। हेनरी सिक्स का कितना पार्ट है, ये भी क्वेश्चन मुझे लगता है 2016 में आया था शायद, अगर मुझे सही से ध्यान है 2016 के टीजीटी में ये क्वेश्चन आया था कि हेनरी सिक्स के कितने पार्ट हैं। तो आपको पहले तो एक बार चलिए रिवीजन कर लिया जाए हिस्ट्री प्ले के बारे में। तो आप देखिए हिस्ट्री प्ले टोटल 10 माने जाते हैं। कौन कौन से, सबसे पहले किंग जॉन को याद रखें, किंग जॉन। इसके बाद रिचर्ड सेकंड को याद रखें, रिचर्ड थर्ड को याद रखें,
एडवर्ड थर्ड को याद रखें, ओके, एडवर्ड सेकंड इनका नहीं है, एडवर्ड थर्ड याद रखें। फिर आप हेनरी को याद रखें, तो हेनरी जो है आपकी 4 मिलते हैं, हेनरी फोर्थ, फिर हेनरी फिफ्थ, फिर हेनरी सिक्स, फिर हेनरी एट्थ। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8। और आपके कौन से मिल जाएंगे? तो आप देखिएगा, हेनरी फोर्थ के 2 पार्ट मिल जाते हैं और हेनरी सिक्स के आपके 3 पार्ट मिल जाते हैं। हेनरी थर्ड इन्होंने नहीं लिखा है, हेनरी थर्ड के बारे में विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखा है, और हेनरी सेवंथ के बारे में चार्ल्स लैम्ब ने लिखा है। तो ये फैक्ट आपको मिल जाएगा। हेनरी फोर्थ से लिखते हैं, हेनरी फोर्थ, हेनरी फिफ्थ, हेनरी सिक्स, हेनरी एट्थ, ये जो है विलियम शेक्सपियर ने लिखा। और किंग जॉन, रिचर्ड सेकेंड, रिचर्ड थर्ड, एडवर्ड थर्ड, ये जो है लिखा है विलियम शेक्सपियर ने, ओके। तो आपको ये मिल जाएगा। इसके बाद अपना क्वेश्चन है, तो बी वाला करेक्ट है, रॉयल सेंट कहा गया है लेकिन वीक इन सेंटलीनेस, तो इसको याद रखेंगे। इनके हेनरी सिक्स के 3 पार्ट हैं। अब देखिए बाकी ऑप्शन को ध्यान रखें, तो रिचर्ड थर्ड को, हेनरी सेवंथ तो है ही नहीं इनका, विलियम शेक्सपियर का, है ना। हेनरी सेवंथ की बात करते हैं चार्ल्स लैम्ब और उनकी सिस्टर मारी लैम्ब। तो रिचर्ड थर्ड की बात करें तो रॉयल क्रिमिनल स्ट्रांग इन हिज क्राइम, इसको याद रखिएगा। और किंग जॉन के संबंध में याद रखें, रॉयल क्रिमिनल इनको भी कहा गया है लेकिन वीक इन हिज क्रिमिनलिटी, मतलब रॉयल रिचर्ड थर्ड स्ट्रांग हैं अपने अपराध की दुनिया में, और किंग जॉन को रॉयल क्रिमिनल कहा तो गया लेकिन वीक हैं अपनी अपराध की दुनिया में। दोनों को कहा जाता है लेकिन एक को स्ट्रांग एक को वीक। तो मुझे लगता है आपने बहुत गहराई से इस प्रश्न को पढ़ लिया। आगे बढ़ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 देखें, विच इज़ नॉट शेक्सपियर्स ड्रामा? एडवर्ड द थर्ड, एडवर्ड द सेकेंड, रिचर्ड थर्ड और रिचर्ड सेकेंड, कौन सा विलियम शेक्सपियर का नहीं है? एडवर्ड द थर्ड, एडवर्ड सेकेंड, एडवर्ड और रिचर्ड सेकेंड, रिचर्ड थर्ड। रिचर्ड थर्ड पहले लिखे थे, सेकेंड बाद में लिखे थे, बताइए कौन सा नहीं है, आपको बताना है। ये क्वेश्चन आया भी हुआ है 1-2 बार एग्जाम में। रिचर्ड सेकंड है, एडवर्ड थर्ड है और एडवर्ड सेकंड नहीं है। नहीं है अगर विलियम शेक्सपियर का तो किसका है ये भी बताते चलें, बताइए। याद रखिए क्रिस्टोफर मार्लो का, ओके। क्रिस्टोफर मार्लो ने एडवर्ड सेकंड लिखा था। समय भी ध्यान रखें, 1593 में। क्रिस्टोफर मार्लो वाज यूनिवर्सिटी विट्स, इनका बर्थ देख लें तो 6 फरवरी को इनका जन्म हुआ था 1564 को। और अगर मृत्यु की बात करें तो 13 मई 1593 में इनकी मृत्यु हुई थी। स्टैब करके इनको किसी ने मार दिया था बट रीज़न नहीं पता चला। तो आपको पता है बी ऑप्शन करेक्ट, एडवर्ड सेकेंड, ये क्रिस्टोफर मार्लो का बुक है। आगे बढ़ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 12, हु हैज़ रिटन पीटर बेल अमंग द फॉलोइंग? अब यहाँ आप कंफ्यूज हो सकते हैं बट आप आंसर करें, पीटर बेल किसकी रचना है? ऑप्शंस आर पीबी शैली, विलियम वर्ड्सवर्थ, जॉन कीट्स और टीएस इलियट। विच वन इज करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन, बताइए। क्वेश्चन नंबर 12, पीबी शैली या वर्ड्सवर्थ? याद रखेंगे कि पीटर बेल जो है ये वर्ड्सवर्थ की रचना है। पीटर बेल ये वर्ड्सवर्थ की रचना है और इसको याद रखना पड़ेगा। 1798 में लिखी गई थी पीटर बेल, बट पब्लिश हुई थी 1819 में, 1819 में पब्लिश हुई थी, 1798 में लिखी गई थी वर्ड्सवर्थ के द्वारा। इट इज़ अ टेल इन वर्स, ओके। अब बात करते हैं पीटर बेल की, जो कि द थर्ड करके लिखा है, तो इसको याद रखना पड़ेगा। बाकी ये तो बिल्कुल पीटर बेल से संबंधित नहीं है, वर्ड्सवर्थ हैं जो कि इसके हैं। लेकिन अगर आपको मिल जाए पीटर बेल द थर्ड इस तरीके से अगर कहीं लिखा मिल जाए तो आपको याद रखना पड़ेगा ये पीबी शैली का है, ओके। ये किसका है? पीबी शैली का है।
अब इसको पीबी शैली ने कब लिखा था? तो 1820 में पीबी शैली ने इसको लिखा था, बट इसको 1839 में पब्लिश करवाया गया था, यानी आफ्टर हिज डेथ। 1822 में ही इनकी मृत्यु हो जाती है, लेकिन 1839 में ये पब्लिश करवाया गया था। 1820 में लिखा गया था, पीटर बेल द थर्ड बाई शैली एंड पीटर वेल बाई विलियम वर्ड्सवर्थ। आई होप अब आप डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 13 देखें। ही इज़ न्यूटन ऑफ हिज कंट्री। यहाँ पर कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है? वह अपने देश का न्यूटन है। मेटाफर तो मिला ही नहीं आपको ऑप्शन में, अब बताइए, अदरवाइज आप कह देते वह है, दैट इज कॉल्ड मेटाफर। मेटाफर मैंने दिया ही नहीं है। दूसरा कोई फिगर ऑफ स्पीच भी यहाँ यूज हो रहा है, बताएं ऑप्शन। ट्रांसफर इपिथेट, सेनेक्डॉकी, हाइपरबोल या आयरोनी। विच वन इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन? विच ऑप्शन विल बी राइट आंसर? बताएं। ही इज़ न्यूटन ऑफ हिस कंट्री। आपको ध्यान है ना, ट्रांसफर इपिथेट में अगर कहा जाए तो एडजेक्टिव को ट्रांसफर कर दिया जाता है। यहाँ ट्रांसफर नहीं हो रहा है कि आप सोचें उसको न्यूटन कह दिया गया तो एडजेक्टिव है। यहाँ सेनेक्डॉकी फिगर ऑफ स्पीच यूज हो रही है। सेनेक्डॉकी मतलब क्या होता है कि सब कुछ कह देना लेकिन उस मुख्य बात को ना कहना जिससे संबंधित सारी बातें हैं। दैट इज कॉल्ड होल फॉर समथिंग, समथिंग फॉर होल। सिनेक्डॉकी यानी उसकी सारी विशेषताएं न्यूटन जैसी मिल रही हैं, तो सीधे सीधे आप नहीं कह रहे हो कि वह साइंटिस्ट है अपने देश में, आप सीधे न्यूटन कह दे रहे हो। दैट इज कॉल्ड सिनेक्डॉकी। हाइपरबोल तो बढ़ा चढ़ा के कहना, आयरोनी भी नहीं होगा। ओके, तो आप समझ पा रहे हैं कि किस प्रकार से कौन सा सेंटेंस किस फिगर ऑफ स्पीच पे सेट बैठता है। आगे बढ़ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 14। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वर्क बाई जॉनसन? वी आर टॉकिंग अबाउट डॉक्टर सैमुअल जॉनसन। बताइएगा, डॉक्टर सैमुअल जॉनसन के द्वारा कौन सा वर्क नहीं है? प्रीफेस टू इंग्लिश डिक्शनरी और प्रीफेस टू शेक्सपियर लाइव्स ऑफ इंग्लिश पोएट्स या आर्स पोएटिका? बताइएगा। आर्स पोएटिका बिल्कुल यही नहीं है। इसका मतलब होता है द आर्ट ऑफ पोएट्री। ये होरेस के द्वारा लिखी गई है। ओके, होरेस के द्वारा, तो यही इनका आंसर नहीं होगा। बाकी तो डिक्शनरी के भी लेक्सिकोग्राफर पहले यही माने जाते हैं। प्रीफेस टू शेक्सपियर भी इन्हीं की रचना है। लाइफ ऑफ इंग्लिश पोएट्स, 52 पोएट की जीवनी भी यही पहली बार लिखते हैं। तो बाकी तो है, लेकिन यही चौथा आंसर नहीं होगा। ओके, चौथा ऑप्शन ये डॉक्टर सैमुअल जॉनसन के द्वारा नहीं लिखा गया है। ओके, लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 15। जॉन गॉल्सवर्दी बिलोंग टू? बताइएगा। जॉन गॉल्सवर्दी की बात अगर आप कर रहे हैं तो आप इनका पहले डेट ऑफ बर्थ और मृत्यु का डेट बताएं। तो 1867 में इनका जन्म होता है और 1933 में इनकी मृत्यु होती है। एक साल पहले इनको नोबेल प्राइज़ मिला था 32 में। तो ये किस एज के पोएट हैं? सीधे सीधे आप बता दें, 20th सेंचुरी, मॉडर्न एज के हैं। ओके, और एडवर्डियन एज, जॉर्जियन एज उस समय चल रहा था। तो जब किंग जॉर्ज राजा बनेंगे तो जॉर्जियन एज कहलाता है, और जब एडवर्ड राजा बनते हैं इंग्लैंड के तो एडवर्डियन एज कहलाता है। आप समझ पा रहे हैं ना? आगे बढ़ जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखें, 16 नंबर क्वेश्चन। द टाइटल ऑफ अल्डुअस हक्सलेज नॉवेल? अल्डुअस हक्सले के नॉवेल ब्रेव न्यू वर्ल्ड, ये रचना का नाम है। ये डिस्टोपियन नॉवेल भी माना जाता है। हैज़ बीन डिराइव्ड फ्राम अ फ्रेज, फ्राम अ अपियरिंग, फ्राम अ फ्रेज दो बार हो गया, इसको क्या बोलते हैं? रिपीटिशन। बताइएगा। अपियरिंग इन शेक्सपियर्स प्ले। बताना पड़ेगा आपको कि यहाँ पर ब्रेव न्यू वर्ल्ड जो टाइटल का हेडिंग है या नाम है, तो ये आपका कहाँ से लिया गया है? ब्रेव न्यू वर्ल्ड का टाइम देख लें तो 1932। ओके, मॉडर्न है पूरा पूरा। 1932 में अल्डुअस हक्सले, और अल्डुअस हक्सले के लाइफ को याद करें तो 1894 में इनका जन्म होता है और 1963 में इनकी मृत्यु होती है। तो आप देख पा रहे हैं कि अच्छा खासा मॉडर्न एज इनका पूरा चल रहा है। तो ब्रेव न्यू वर्ल्ड, टेम्पेस्ट। ओके, टेम्पेस्ट में ब्रेव न्यू वर्ल्ड, तो यहाँ पर आपको टेम्पेस्ट से उठाई गई टाइटल है। ट्वेल्थ नाइट, मैकबेथ, जूलियस सीजर नहीं आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 17। द फ्रेज जैकोबियन ड्रामा इज रिलेटेड टू? जैकोबियन ड्रामा, ये फ्रेज किससे संबंधित है? पहला,
ड्रामा ऑफ द एज ऑफ जेम्स फर्स्ट, दूसरा चार्ल्स फर्स्ट, तीसरा एलिजाबेथन फर्स्ट और चौथा चार्ल्स सेकेंड। आपको आसानी से क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, बहुत आसान सा प्रश्न है। बट यदि आप तनिक भी कंफ्यूज हुए या ये होता है ना, आते हुए क्वेश्चन गलत हो गए तो आपके मार्क्स कट जाएंगे। जैकोबियन एज जेम्स फर्स्ट के नाम से जाना जाता है, आप जान रहे हैं। चार्ल्स फर्स्ट होता तो कैरोलाइन एज हो जाता, एलिजाबेथ का एलिजाबेथन ही नाम है। चार्ल्स सेकेंड के एज को एज ऑफ चार्ल्स सेकेंड भी कहते हैं, और ऑगस्टन एज भी कहते हैं, नियो क्लासिकल एज भी कहते हैं, रेस्टोरेशन एज भी कहते हैं। नियो क्लासिकल एज के 3 पार्ट हो जाते हैं, उसी में रेस्टोरेशन एज भी है, मोनार्की रिस्टोर हुई थी, बहुत सारे फैक्ट्स हैं। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए। ओके, चलिएगा क्वेश्चन नंबर 18। लिरिकल बैलेट शुरू होता है, बताइएगा। इमॉर्टैलिटी ओड से, राइम ऑफ एंशिएंट मारिनर से, लाइन रिटन अबव टिंटर नेबी से, या बायोग्राफिया लिटरेरिया से। बताइए कौन किसकी रचना है, ये भी बताते चलें। ओड ऑन इमॉर्टैलिटी इंटीमेशन, इस तरह से ये एक रचना विलियम वर्ड्सवर्थ की है। राइम ऑफ एंशिएंट मारिनर एस.टी. कॉलरिज का है। लाइन रिटन अबव टिंटर नेबी फ्यू माइल्स अबव, ऐसे करके टाइटिल है, ये आपका विलियम वर्ड्सवर्थ का है। और बायोग्राफिया लिटरेरिया भी ये किसका है, एस.टी. कॉलरिज का। बट ये लिरिकल बैलेट का पार्ट नहीं है। इमॉर्टैलिटी ओड भी लिरिकल बैलेट का पार्ट नहीं है। लिरिकल बैलेट का पार्ट है राइम ऑफ एंशिएंट मारिनर, जो कि एस.टी. कॉलरिज के द्वारा लिखा गया था, और यही जो है लिरिकल बैलेट की पहली पोयम है। अंतिम पोयम टिंटर नेबी है, और ये चाहे वर्ड्सवर्थ की अंतिम कहें चाहे वैसे अंतिम कहें, और वैसे तो 23 पोयम्स हैं, 19 बाई वर्ड्सवर्थ और 4 बाई एस.टी. कॉलरिज। आप समझ पा रहे होंगे, यहाँ पर आपको आंसर मिल गया है कि आपको अगर स्टार्ट कहें तो ओवरऑल की बात करें तो राइम ऑफ एंशिएंट मारिनर है एस.टी. कॉलरिज का, और वर्ड्सवर्थ का पहला कहें तो VR7 है, लेकिन अंतिम दोनों का मिला जुला करके टिंटर नेबी ही है। आगे बढ़ जाइएगा। हु डाइड लास्ट ऑफ ऑल, इसमें से अंतिम में मृत्यु किसकी हुई, बताइएगा। शैली, कीट्स, बायरन और वर्ड्सवर्थ। शैली, कीट्स, वर्ड्सवर्थ तो आपको याद होंगे, क्योंकि बहुत कॉमन से हैं, कहीं भी मिल जाते हैं। लेकिन बायरन हो सकता है आपको लगे कि कहाँ के हैं, या फिर कम ध्यान जाता हो, तो ये भी रिवोल्यूशनरी पोएट माने जाते हैं, लॉर्ड बायरन। और आप ध्यान रखिएगा कि लॉर्ड बायरन की अगर आप बात करें तो पहले तो पूरा नाम हम इनका बताना चाहें तो लॉर्ड बायरन का बड़ा लंबा नाम है, जॉर्ज जॉर्डन बायरन इनका पूरा नाम है, याद रखिएगा। जॉर्ज जॉर्डन और बायरन इनका पूरा नाम है। ओके, लॉर्ड बायरन इनको बुलाया जाता था इनके फ्रेंड्स के द्वारा, और फिर इनका नाम ही बन गया। डेट देखें तो शैली की अगर मृत्यु की और जन्म की बात करें तो 1792 से 1822, और कीट्स का 1795 से लेकर के 1821। बायरन को आप देख लें, वर्ड्सवर्थ तो आप जान रहे हैं ना, 1770 से लेकर के 1850 तक वर्ड्सवर्थ का, और बायरन बचे तो बायरन का 1788, कहाँ लिख दें हम, यहाँ पर, यहाँ ले आते हैं हम, 1788 से लेकर के आपको बायरन का 1824। तो आपको आंसर अब मिल ही गया होगा। सबसे अंत में मृत्यु किसकी होती है, विलियम वर्ड्सवर्थ की। देखिएगा, 21 में कीट्स की मृत्यु हुई, 22 में शैली की, 24 में लॉर्ड बायरन भी समाप्त हो गए, और अंतिम समापन होता है वर्ड्सवर्थ का 1850 में। लैम्ब की बात करें तो देखिए, लैम्ब भी 1834 में मृत्यु हो जाती है, 1795 में, 1775 में जन्मे थे। और एस.टी. कॉलरिज की भी मृत्यु 34 में ही हो गई थी, लैम्ब की मृत्यु के कुछ समय पहले। तो आपको मिल जा रहा है, ठीक है। तो सबसे अंतिम में आप देखिए तो वर्ड्सवर्थ ही जो है हुए थे, चूँकि ये प्रकृति से जुड़े थे, कह सकते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा। हु प्रोपेगेटेड द आइडिया ऑफ हाई सीरियसनेस एंड ग्रैंड स्टाइल। आपको याद आ गया होगा, ग्रैंड स्टाइल, मिल्टन के लिए ग्रैंड स्टाइल वर्ड यूज़ किया गया है, और चौसर, शेक्सपियर, मिल्टन के संबंध में हाई सीरियसनेस। और कहते हैं कि चौसर में
हाई सीरियसनेस की कमी थी, लेक ऑफ हाई सीरियसनेस, तो चौसर को कहते हैं। कौन कहता है? मैथ्यू अर्नोल्ड। बिल्कुल ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है। आप सभी लोग करेक्ट कर पा रहे हैं। ए आंसर, मैथ्यू अर्नोल्ड ने हाई सीरियसनेस चौसर को कहा है और ग्रैंड स्टाइल कहा है मिल्टन को। ओके, कि ग्रैंड स्टाइल इनकी थी। एडमंड स्पेंसर, टी.एस. इलियट, डॉक्टर सैमुअल जॉनसन आंसर नहीं है। और मैथ्यू अर्नोल्ड के बारे में आप अच्छे से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, ही इज़ नॉट द ब्राइटेस्ट मैन इन द वर्ल्ड, इट इज़ एन एग्जाम्पल। बताइएगा, फिगर ऑफ स्पीच पहचानना है। वह जो है संसार का बहुत ब्राइटेस्ट मैन नहीं है, तो इसका मतलब क्या है? ब्राइटेस्ट का जस्ट अपोजिट है। आपको समझ में आ गया होगा, बताएं। ए बिल्कुल सही, निगेटिव में पॉजिटिव या फिर नकारात्मक स्टेटमेंट से सकारात्मक बात कहना। ट्रांसफर इपिथेट तो बिल्कुल नहीं होगा। पैराडॉक्स मतलब होता है विरोधाभास स्टेटमेंट, और इंटेरोगेशन मतलब रेटोरिकल क्वेश्चन आप जान रहे हैं, तो आप आगे बढ़ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 22, इंटेरोगेशन को और किस नाम से जाना जाता है? ट्रांसफर इपिथेट, रेटोरिकल क्वेश्चन, मेटोनिमी या एनाफोरा, तो अभी मैंने आपको बता ही दिया। क्वेश्चन नंबर 22, आप सभी लोग करेक्ट हैं। मुझे लगता है ये सबको आ रहा होगा, क्योंकि यही सब फिगर ऑफ स्पीच हैं जो एग्ज़ाम में घूमते रहते हैं, तो यही सारे एग्जाम्पल्स में भी आपके लिए लेके आती हूँ। और जो कुछ नए नए हैं उसको भी आपको दिया जाएगा, लेकिन थोड़ा बढ़िया रिवीजन हो जाए। बताइएगा, यू हैव सीन हाउ अ मैन वॉज मेड अ स्लेव, यू शैल सी हाउ अ स्लेव वॉज मेड अ मैन। ये बड़ा नया सा क्वेश्चन आपके लिए लग रहा होगा। इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच यूज हुआ है? बताइएगा। बस आपको ध्यान से देखना है और आप तुरंत जान जाएंगे कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। सरकाज्म को आयरोनी भी कहा जा सकता है, मतलब ऐसा व्यंग करना कि खाल उधेड़ देना या ढंग से किसी को मतलब मजाक बना के रख देना, दैट इज कॉल्ड सरकाज्म, सार्काज्म या आयरोनी। तो आप देखते हैं आयरोनी तीन प्रकार की, सिचुएशनल, ड्रामेटिक और वर्बल। बताइए, बैथॉस है, बैथॉस का दूसरा नाम बताइए क्या होगा? बताया गया है आपको, बैथॉस का दूसरा नाम एंटी क्लाइमेक्स। ठीक है, ध्यान रखिएगा, एंटी क्लाइमेक्स। और टॉटोलॉजी मतलब आप जानते हैं कि एक से अधिक शब्द यूज़ करना, जैसे रिटर्न के साथ बैक लगा दो, हैप्पी के साथ रिजॉइस लगा दो, एक्स्ट्रा वर्ड लगाने की ज़रूरत ही नहीं है, लेकिन अगर हो जाए तो टॉटोलॉजी होता है। और सरकाज़्म आपने देख लिया, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। ओके, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। इसका मतलब होता है एक ही स्टेटमेंट को उतने ही शब्दों में उलट कर कहना, दैट इज कॉल्ड जो है कियास्मस। ओके, ऑप्शन नंबर डी कियास्मस इसको बोलेंगे। मतलब जैसे आप देखते हो ना, फेयर इज फाउल और फिर फाउल इज फेयर, यानी फेयर इज फाउल शब्द को ही दूसरे क्लास में पलट के दूसरे तरीके से कहा गया, फाउल इज फेयर। वैसे यू हैव सीन हाउ अ मैन वॉज मेड अ स्लेव, इतने ही वर्ड के को ही उलट पलट कर एक नया सेंटेंस बनाया गया, यू शैल सी हाउ अ स्लेव वॉज मेड अ मैन। ओके, तो आपको मिल गया टोटल, ये आपका कियास्मस फिगर ऑफ स्पीच है। क्वेश्चन नंबर 24, पैरेबल क्या होता है? इस बार के टीजीटी में पैरेबल, फेबल, एपोलॉग को लेके बच्चे बहुत कंफ्यूज हुए थे, बट आपको याद रखना है कि फेबल और एपोलॉग ये दोनों सेम होता है। ये एनिमल के माध्यम से बताई जाती है, वो कोई मोरल लेसन जैसे कछुआ का, खरगोश का, शेर चूहा का, कौवा लोमड़ी का, ये सब फेबल और एपोलॉग कहलाएगा। लेकिन पैरालॉग में, सॉरी पैरेबल में ऐसा नहीं होता है कि जानवर के माध्यम से स्टेटमेंट कहा जाए, मोरल दोनों में होता है, उसमें भी मोरल लेसन होगा, इसमें भी। तो ब्रीफ टेल इलिस्ट्रेटिंग सम मोरल, इट इज कॉल्ड, आपको मिल जाएगा पैरेबल। ओके, आगे बढ़ जाएं। क्वेश्चन नंबर 25, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस इन लिटरेचर डिनोट। बताइए, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक आपने देखा है ना, कौन है? आप देखते हैं स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक की मदर वर्जीनिया वुल्फ को माना गया है। और स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक में बैठे बैठे ख्यालों में खो जाना, विचारों की धारा चलती चली जाए, और वो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस होता है। बताइए क्या होगा? पहला ऑप्शन, अ मोड ऑफ नरेशन दैट कैप्चर्स द फुल ऑफ फ्लो अ कैरेक्टर्स मेंटल प्रोसेस। दूसरा स्टेट ऑफ माइंड। तीसरा मैनर ऑफ लिंग्विस्टिक एक्सप्रेशन। चौथा ड्रामेटिक मोनोलॉग। बताइएगा, आप सभी लोग करेक्ट जा रहे हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, बिल्कुल सही। यहाँ पर आपको मिल जाएगा, देखिए
अगर असाइड देखें, ड्रामेटिक मोनोलॉग देखें, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शसनेस देखें, सॉलिलॉकी देखें, तो सब में मैं आपको अंतर बता दूं जाते जाते। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शसनेस में विचारों की एक धारा चलती चली जाएगी, जैसे आप बैठे बैठे खो जाते हो और फिर आपको लगता है कि हाँ कुछ मतलब हो गया कुछ, फिर आप वापस आए हो, लेकिन मतलब एक कहानी बन गई आपके दिमाग में, दैट इज कॉल्ड स्ट्रीम ऑफ कॉन्शसनेस। ओके। और सॉलिलॉकी में क्या होता है, ये मतलब ड्रामा का एक हिस्सा है कि कोई भी एक्टर अपने इनर थॉट को जोर जोर से बोलेगा और उसे लगेगा नो बडी इज लिसनिंग हिम बट ऑडियंस विल लिसन टू हिम। ओके। कोई नहीं सुनेगा उसको, ऐसा प्रतीत होगा, लेकिन जनता सुनेगी। और असाइड में जो है स्टेज एकदम खाली नहीं रहेगा, सॉलिलॉकी में स्टेज एकदम खाली रहेगा। असाइड में जो जो स्टेटमेंट बोलेगा वो इस तरह से बोलेगा कि ऑडियंस सुनेगी लेकिन बगल वाला ना सुनने का नाटक करेगा, दैट इज कॉल्ड असाइड, याद रखिए। और फिर आपको फिर कौन सा था, ड्रामेटिक मोनोलॉग। इसमें जो जो पोएट होता है वो एक कैरेक्टर का रूप लेता है, उसी कैरेक्टर के माध्यम से अपनी बातें कहता है और एक साइलेंट लिसनर रहता है, तो ड्रामेटिक मोनोलॉग होता है। ये क्वेश्चन ड्रामेटिक मोनोलॉग वाला आया हुआ था टीजीटी 2021 में, बहुत से बच्चे कंफ्यूज हुए। तो जो लिसनर रहेगा वो साइलेंट रहेगा। जैसे आप देखते हैं यूलिसीज, अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन का जो रचना है उसमें जो जो यूलिसीज होता है वो कहता है, बट उसका जो है सेनापति ना सुनने का ना सॉरी साइलेंट रहता है, वो बोलता तो नहीं है लेकिन आपको पता है कि समवन इज लिसनिंग टू हिम। ऐसे आप देखिए रॉबर्ट ब्राउनिंग का माई लास्ट डचेस, उसमें ड्रामेटिक मोनोलॉग में आप देखते हैं कि जो दूत है वो साइलेंट है, बट वो बोल नहीं रहा है, लेकिन आपको पता है कि दूत से ही बात कर रहा है राजा। ओके। तो ये आपको क्या कहलाएगा, ड्रामेटिक मोनोलॉग। तो मुझे लगता है ये आपको अंतर समझ में आया होगा। बहुत से विद्यार्थी कंफ्यूज रहते हैं, तो आप एक बार जो है इसको ध्यान से समझ लें, फिर नहीं भूलेगा, क्योंकि एक ही बार तो मेहनत करना है। ओके। तो थैंक यू सो मच, आपने इतना अच्छा समय दिया, सुना मुझे, मेरे साथ अंत तक बने रहे, थैंक्स अलॉट। ऐसे ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हम आपके लिए बनाते रहेंगे, मेरे साथ आप भी बहुत मेहनत करते रहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक्स अलॉट। कोई भी अगर आपको कन्फ्यूज़न हो, कोई क्वेरी हो, कोई बात आपको कहनी हो, तो कमेंट बॉक्स हमारे और आपके बीच संवाद का जरिया बनता है। थैंक्स अलॉट, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। एक लाइक ज़रूर करके जाएं, शेयर करें। थैंक यू सो मच।